जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग देखा था कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, लैक ऑफ कैपिटल है, और उसमें हमने देखा था पूंजी इन्वेस्टमेंट कम है, साक्षरता दर कम है। ये सारी चीज़ें हम लोग फीचर ऑफ इकोनॉमी में देखा था। इनकम इनइक्वालिटी है। आज का टॉपिक है हमारा इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी क्या है, इसकी माप कैसे करते हैं, तो हम पढ़ेंगे इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स, आय असमानता की माप। इंडिया इज अ हाई इनकम इनइक्वालिटी कंट्री। हमारे देश में आय असमानता बहुत अधिक है। अब आय असमानता को कैसे मालूम करते हैं कि आय असमानता अधिक है या कम है? सबके घर गांव में घूमते, हर शहर में घूमते तो नहीं है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो इसका एक मेजरमेंट होता है। इसे 4 मेजरमेंट के थ्रू हम मालूम करते हैं। पहला है लॉरेंस कर्व, सेकंड है गिनी कोएफिशिएंट, थर्ड है थेल इंडेक्स, और चौथा है पाल्मा रेशियो। इन चारों के थ्रू ये 4 मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है? आय असमानता के मापने की, आय असमानता के इंडेक्स की ये 4 मेजरमेंट है। याद रखिएगा, ये 4 इंपॉर्टेंट है। कुछ 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा, पूछेगा कि इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। पहला हम देखेंगे लॉरेंस कर्व। इसको मैक्स ओ लॉरेंस ने दिया था 1905 में। 1905 में दिया था। ये अर्थशास्त्री थे। इसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पता होता है कि आय असमानता अधिक है या कम है। इसमें क्या होता है, इसमें दो रेखाओं के बीच एक समांतर रेखा का कर्व खींचा जाता है। समांतर रेखा होती है जनसंख्या और आय के में एक समांतर रेखा 45 डिग्री पर समांतर रेखा खींची जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये समांतर रेखा के करीब ये जितना कर्व जाएगा, समांतर रेखा के करीब ये कर्व है, ये जितना समांतर रेखा के करीब जाएगा उतना इनइक्वालिटी नहीं होगी, समानता अधिक होगा। और जितना ये दूर रहेगा, इसमें असमानता को ज्यादा दर्शाएगा। जैसे कि ये दो ग्राफ है, 1 और 2। इसे एक ये 1 ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये समांतर रेखा, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है 45 डिग्री पर समांतर रेखा खींची जाती है, इसके करीब है, बहुत कम है इसमें स्पेस, तो ये समानता को अधिक दिखा रहा है। और ये कर्व जितना दूरी पर जाएगी, ये सेकंड पर देख रहे हैं, जैसे आप ग्राफ सेकंड पे देख रहे हैं कि ये कर्व समांतर रेखा से ज्यादा दूरी पे है, तो ये असमानता को ज्यादा दर्शा रहा है। और इससे लॉरेंस कर्व में ही हम गिनी कोएफिशिएंट को देखते हैं। लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल कर्व है और गिनी कोएफिशिएंट एक न्यूमेरिकल बता देता है। और गिनी कोएफिशिएंट क्या है? गिनी कोएफिशिएंट में क्या होता है, लॉरेंस वक्र का अंदर का क्षेत्र, जैसे ये आप ए को देख रहे हैं, अंदर का क्षेत्र है, और बी है बाहर। तो गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं कि जो लॉरेंस वक्र के अंदर का क्षेत्र है ओ अपान कुल क्षेत्र मतलब अंदर का क्षेत्र और प्लस बाहर का क्षेत्र, ये डिवाइड कर देते हैं तो गिनी कोएफिशिएंट निकलता है। इसमें डिजिट दिया जाता है 0 और 1। 0 और 1 का डिजिट होता है। 0 क्या दर्शाता है कि जितना 0 और 1 से नंबर होंगे वो अपना अलग अलग दर्शाएंगे। जितनी 0 साइड में नंबर जाते रहेंगे, 0 हो जाएंगे, वो पूर्ण समानता को दर्शाएगा, मतलब कि समानता रेखा पर आ जाएगा। और जितने 0 से दूर नंबर रहेगा, 1 तक का, 1 तो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ये समान रेखा है, ये समान रेखा है, और ये कर्व रेखा है। तो ये जितना ये दूर जाएगा, ये पूर्ण असमानता को दर्शाएगा। जितना अधिक मोड़ रहेगा, जितना अधिक ये मोड़ होगा, असमानता उतनी अधिक होगी। ठीक है, देखिए लॉरेंस वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी शास्त्री थे मैक्स ओटो लॉरेंस 1905 में किया था। लॉरेंस वक्र एक ग्राफिकल है जिसका उपयोग आय और धन की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ये अक्सर 45 डिग्री की रेखा के सापेक्ष दर्शाया जाता है, जो पूर्ण समानता दर्शाता है। जो 45 डिग्री की रेखा होती है वो पूर्ण समानता को दर्शाती है।
यह जनसंख्या के संचयी अनुपात और उन्हें प्राप्त होने वाले आय के संचयी अनुपात के बीच संबंध का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जनसंख्या किसके किसके बीच में, तो जनसंख्या एक और आय के बीच में क्या दर्शाता है, एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र हमेशा पूर्ण समता रेखा और चरम विषमता रेखा के बीच होता है। वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना निकट होगा, आय वितरण में असमानता उतनी ही कम होगी। जैसे कि ये कब कब ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये समता रेखा है, समांतर रेखा है जो 45 डिग्री पर है, ये लॉरेंज वक्र है, ठीक है। ये इनकम का आपने पढ़ा था ना, इनकम और किसमें, पॉपुलेशन में, तो ये इनकम का है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जितना ही ये समता रेखा से दूर होगा, ये समानता रेखा ही जितना ये दूर होगा वो असमानता ज्यादा दर्शाएगी। ये जितना पास होगा लॉरेंज कर्व, ये जितना पास होगा वो आय का समानता दिखाएगा। गिनी गुणांक है समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का अंतर, वही गिनी गुणांक कहते हैं। देखिए इसमें एक दो चीजें ज्यादा याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, जैसे अधिक मोड़ होगा तो अधिक असमानता होगी, कम मोड़ होगा तो कम असमानता होगी। ये आपको ध्यान में रखने होंगे कि जितना मोड़ अधिक होगा, समांता रेखा से कर्व लॉरेंज कर्व दूर जाएगा, असमानता अधिक दर्शाएगा। ये कर्व समांता रेखा के जितने करीब आता जाएगा ऐसे वो समानता को दर्शाएगा, जितना दूर जाएगा वो असमानता को दर्शाएगा। गिनी कोफिशिएंट, इसका नाम एक इटालियन थे, कोराडो गिनी, इनके नाम पे रखा गया था। इन्होंने 1912 में कार्य अपना प्रकाशित किया था। गिनी गुणांक का उपयोग अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी देश में आय असमानता की समस्या है या नहीं है। ये भी ये आय की असमानता मापता है, ठीक है। इसमें दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। गिनी गुणांक किसी देश में आय असमानता का एक सांख्यिकीय माप है। इसकी गणना 0 से 1 के पैमाने पर की जाती है। जहाँ 0 मैंने बताया था पूर्ण समानता को दर्शाता है और 1 किसको दर्शाता है, पूर्ण असमानता को। एंड बीच 0 रहेगा तो समानता एकदम 45 डिग्री जो समानता रेखा थी उस पे चला जाएगा, 1 रहेगा तो कर्व ज्यादा होगा और समानता को ज्यादा दर्शाएगा। गिनी गुणांक को समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच स्थित क्षेत्र के अनुपात के रूप में समझा जा सकता है, जो समांतर रेखा के नीचे कुल क्षेत्र पर आधारित होता है। जैसे मैंने बोला था गिनी कोफिशिएंट इक्वल ए, जो कर्व के बीच के आने वाला क्षेत्र और उससे डिवाइड कर देते हैं टोटल क्षेत्र का, कर्व के बीच में आने वाला क्षेत्र प्लस कर्व बाहर आने वाला क्षेत्र, दोनों क्षेत्र को ऐड करके कर्व के क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या निकलता है, गिनी गुणांक निकलता है। गिनी गुणांक प्रतिशत के रूप में व्यक्त गिनी गुणांक है, जो परसेंटेज के रूप में उसको व्यक्त करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, गिनी गुणांक, और ग्राफिकल करेंगे और लॉरेंज वक्र कहलाता है। जिसकी गणना गिनी गुणांक को 100 से गुणा करने से की जाती है। अगर 100 से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाता है। यहाँ पे जीरो क्या है, पूर्ण समानता है, फुल इक्वालिटी है। 1 क्या है, पूर्ण असमानता है, फुल इनइक्वालिटी है। छोटा अंक जितना क्वेश्चन में आएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छोटा अंक, जितना छोटा अंक होगा कम असमानता को दर्शाएगा, लेस इनइक्वालिटी को दर्शाएगा, ठीक है। और जितना बड़ा अंक होगा, जैसे छोटा अंक होगा वो 0 के करीब जाएगा और बड़ा अंक होगा वो 1 के करीब जाएगा, तो जितना बड़ा अंक होगा वो मोर इनइक्वालिटी को दर्शाएगा और जितना छोटा अंक होगा वो लेस इनइक्वालिटी को दर्शाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये हमने लॉरेंज कर्व पढ़ा और गिनी गुणांक पढ़ा। तीसरा भी माप है जो पाल्मा रेशियो के थ्रू मापते हैं, जैसे हमने 4 मेजरमेंट पढ़े थे, इसमें तीसरा मेजरमेंट है पाल्मा रेशियो। अब पाल्मा रेशियो को कैसे मापा जाता है, इसमें क्या होता है कि पाल्मा रेशियो के थ्रू जो आय का समानता मापते हैं, इसमें मिडिल फैमिली को नहीं लिया जाता है। जो आखिरी का 10% अमीर लोग होते हैं, जैसे अंबानी अडानी जी हैं, और जो एकदम नीचे का गरीब 40% जो एकदम नीचे का गरीबी होता है, सबसे गरीब उसका 40% लोग गरीब का लेते हैं और 10% लोग एकदम हाई अमीर लोग लेते हैं। इनके बीच असमानता है, तो मिडिल लोग को ये छोड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि मिडिल लोग में ज्यादा ही असमानता नहीं दिखाई जाती है। मिडिल फैमिली में देखिएगा कि थोड़ा बहुत ही आय में असमानता होगी,
मिडल फैमिली में, आप अपने आसपास जितने मिडल फैमिली होंगे उनमें आय में असमानता बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम, कुछ ही परसेंट होगी। और ये जो 10% है हाईएस्ट जो फैमिली है, अमीर फैमिली है, और 40% जो एकदम गरीब फैमिली है, इनके बीच में तो असमानता बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए दो लिए कौन 10% हाईएस्ट जो अमीर गरीब लोग हैं, और 40% सबसे गरीब लोग हैं, इनके बीच में ये आपको ध्यान में रखने हैं। 10% अमीर लोग और 40% गरीब लोग, सबसे गरीब लोग। यह इस अवलोकन पर आधारित है कि आय वितरण असमानताएं अक्सर समाज में सबसे धनी और सबसे गरीब वर्गों की आय हिस्सेदारी में अंतर से उत्पन्न होती है, जबकि मध्यम वर्ग में क्या होती है, स्थिरता बनी रहती है, इसकी हिस्सेदारी में स्थिर होता है, उतना असमानता नहीं दिखती है। पाल्मा रेशियो का अनुपात 10% क्या है, आय की हिस्सेदारी अमीर लोगों का है, और निचले 40% आय की हिस्सेदारी को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि 10% जो अमीर लोग हैं उनकी हिस्सेदारी से डिवाइड कर देते हैं 40% की आय की हिस्सेदारी, तो इनइक्वालिटी पता चल जाता है कि उस कंट्री में आय में असमानता कितना है। इससे यह माना गया है कि मध्यम वर्ग आमतौर पर मध्यम वर्ग 50%, मैक्सिमम कंट्री में मध्यम वर्ग मैक्सिमम होते हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री है, मध्यम वर्ग की रेशियो ज़्यादा होता है, जिसमें 50% दर्शाया गया। आय का हिस्सा विभिन्न देशों के समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। मैक्सिमम कंट्री में आप देखेंगे मध्यम वर्ग में असमानता स्थिर रहती है, उतनी अधिक असमानता में नहीं दिखती। शेष आय का हिस्सा सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के बीच का वितरण होता है। ये सबसे अमीर और सबसे गरीब दिखेंगे, और आय लोग में असमानता उतनी नहीं दिखेगी। उच्च पाल्मा रेशियो अधिक आय असमानता को इंगित करती है, अधिक आय असमानता को, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि सबसे अधिक जो अमीर लोग हैं 10% और सबसे गरीब लोग जो 40% लोग हैं की तुलना काफी अधिक होती है, इन दोनों में तुलना काफी अधिक है। उच्च क्वेश्चन आएगा कि उच्च पाल्मा रेशियो क्या दर्शाता है, तो इनकम आय असमानता, और आय असमानता किन के बीच में 10% सबसे अधिक अमीर लोग और 40% सबसे कम लोग। जितनी अधिक परमा रेशियो जितना अधिक होगा, इनइक्वालिटी उतनी अधिक होगी। परमा रेशियो जितना लो होगा, इनइक्वालिटी उतनी लो होगी। अब नेक्स्ट हम लोग जो चौथा पढ़े थे इंडेक्स, थेल इंडेक्स, थेल या थील, थेल या थील, थेल इंडेक्स। अब ये क्या है, थेल सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है, इसका उपयोग किसी समूह के भीतर या समूह के बीच असमानता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह आय या धन वितरण को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, और आर्थिक असमानता को मापने में भी उपयोग इसका होता है। ये इसमें भी नंबर दिए जाते हैं थिल इंडेक्स में। थिल सूचकांक 0 से 1 तक का होता है। 0 का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। थिल सूचकांक गिनी गुणांक की तुलना में वितरण के निचले सिरे पर आय हस्तांतरण के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये ज्यादा ही संवेदनशीलता थिल इंडेक्स को समझते हैं गिनी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। आइए PYQ सॉल्व करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा